So, hello students, it's Gurpal Singh. How are you all? I hope all are good. So, in the last video, we have discussed about the meaning of accounting. Now, today I am here with very important topic, that is preparation of final accounts for sole proprietors. Right? In your examinations, around 10 to 20 marks question is asked from this chapter. Chapter 7 and chapter 8 both covers 10 to 20 marks in your examinations, right? So first of all, we are going to discuss about the final accounts of non-manufacturing entities. फाइनल अकाउंट्स बेटा होते क्या हैं? व्हाट आर फाइनल अकाउंट्स? हम बात करेंगे सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स की. देखिए, फाइनल अकाउंट्स जो हैं, दीज आर द फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज विच टेल अस अबाउट द फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. कि कंपनी की इंटरनल फाइनल परफॉर्मेंस क्या है, उसके बारे में जो अकाउंट्स हमें बताते हैं, दैट आर फाइनल अकाउंट्स. ठीक है. सो जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इनके 3 टाइप्स के बेसिक फाइनल अकाउंट बनेंगे. नंबर 1 इज़ ट्रेडिंग, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिंग, सेकंड वन इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एंड थर्ड वन इज़ बैलेंस शीट. राइट. अब बात करते हैं ट्रेडिंग होता क्या है. व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट? सो यू कैन सी हियर, बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट, आई विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कि जो 3 अकाउंट आ रहे हैं ना हमारे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. अब ये भी, इनके भी 2 बेटे सब हेड हैं, मतलब मेन हेड हैं जिसके अंडर ही आते हैं. जैसे पहली चीज़ तो कंपनी, जितने भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं. अब नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या होती हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, बात इसकी कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे जाते हैं. कि मेन जो हेडिंग है, हमें उसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि क्या है. राइट. सो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ आर द ट्रेडिंग एंटिटीज़ विच आर इंगेज्ड इन परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स. ठीक है. क्या? इन परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स. ठीक है. ये दिए गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ से. इज इट क्लियर? सो जो भी एंटिटीज़ ओनली एंड ओनली बेटा गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए रन करे जा रही हैं. ठीक है. विदाउट चेंजिंग द फॉर्म, मतलब फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है, वो आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा ऑलरेडी, यू नो वेरी वेल, कि मैन्युफैक्चरिंग का मीन्स होता है किसी भी कमोडिटी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना. राइट. लाइकवाइज यू आर कन्वर्टिंग wheat into the form of biscuits, bread and all etc. Okay. So manufacturing means conversion of raw material into फिनिश गुड्स. तो वो तो हो जाएंगे आपकी मैन्युफैक्चरिंग. बट बात करें हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ की, सो बाय द हेल्प ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्रिपेयर देयर प्रोडक्ट्स. ओके. सो बिफोर दैट, फॉर द नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ दे हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उनको किस चीज़ की जरूरत होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की. एंड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट एंड अनदर वन इज पोजीशन स्टेटमेंट. ठीक है. अब इनकम स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड्स 2 अकाउंट. एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट है एंड दूसरा क्या है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. राइट. एंड नाउ ट्रेडिंग अकाउंट गिव्स अस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट. ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या प्रोवाइड कराता है? इट गिव्स अस ग्रॉस प्रॉफिट. एंड जो भी आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट से आप किसके लिए फॉरवर्ड होंगे? प्रॉफिट के लिए. किसके लिए फॉरवर्ड होंगे? नेट प्रॉफिट के लिए. ठीक है. इससे आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा. ओके. इज इट क्लियर? ये चीज़ समझ में आ रही है? एंड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट वी कैन प्रिपेयर? वी कैन प्रिपेयर और वी कैन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट. अब इस नेट प्रॉफिट का क्या होता है बेटा? नेट प्रॉफिट से कंपनी क्या कर सकती है? बैलेंस शीट बना सकती है. ठीक है. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स और दीज आर द सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड डेटा और समरी ऑफ ऑल द लेजर्स which tell us the financial performance of the company. Okay. So these all are financial statements are summarized form. Okay. So first ledger from the financial statement, that is trading account, which gives us gross profit. Okay. And that gross profit transfer to net profit and loss account, and from there we are getting प्रॉफिट एंड लॉस. तो दीज 2 अकाउंट्स आर कमिंग अंडर इनकम स्टेटमेंट. मतलब कि फर्म की क्या इनकम हो रही है, आप जब कैलकुलेट करेंगे ना, दैट विल बी इनकम स्टेटमेंट. इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई बात सभी को? अगले पेज पे पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या है इनकम स्टेटमेंट में एंड पोजीशन स्टेटमेंट में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट? ये चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है.
देखिए इनकम स्टेटमेंट के बारे में आपके पास लिखी हुई है हेडिंग, इन द कॉलम ऑफ इनकम स्टेटमेंट यू कैन सी प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्क्लोज्ड इन इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ क्लोज फाइनेंशियल ईयर। मतलब जब एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा उसके लास्ट में कंपनी को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इनकम स्टेटमेंट दे देगा। अब उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से जो फर्म है वो कहाँ पे एग्जिबिट कर रही है, ठीक है, कहाँ पे स्टैंड कर रही है, ओके, बाय अर्निंग दैट मच प्रॉफिट और लॉस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं उनकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, राइट, कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या कंपनी लॉस में जा रही है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। ओके, सो दैट विल बी पोजीशन स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो गई सभी को? सेकेंड डिफरेंस जो आता है आपका, दैट इज इनकम स्टेटमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है बेटा? इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड अनदर वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेयर एज पोजीशन स्टेटमेंट it has two type items. One is asset and another one is liabilities. You know what are assets? Assets क्या होते हैं? Assets are the properties, wealth of the businesses, okay, and which help us to analyze the financial performance, as well as from the assets company can earn profit. Apart from balance sheet, to judge financial position of the business, sometime additional statement, ठीक है, कुछ एडिशनल स्टेटमेंट्स की भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जो क्या है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है, विच इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंट्रीज। ठीक है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग का मैं आपको बताऊंगा ना तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिलहाल फॉर नॉन ऑपरेटिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ ओनली टू स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। नंबर वन इनकम स्टेटमेंट एंड अनदर वन इज पोजीशन स्टेटमेंट। ओके, नाउ इनकम स्टेटमेंट डिस्क्लोज विद नेट प्रॉफिट। इनकम स्टेटमेंट किससे डिस्क्लोज हो जाता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। ओके, एंड पोजीशन स्टेटमेंट जो है वो आपका डिस्क्लोज का ऐसे होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट अ पर्टिकुलर डेट। जैसे सेशन आपको पता ही होगा कि 31 मार्च पे डिस्क्लोज होता है। कब होता है? 31 मार्च पे। ठीक है, तो उस टाइम पे कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन दे देंगे। इज इट क्लियर? Next you can see the topic is preparation of final accounts, कि what we have to do while preparing financial statements. So the principal function of final accounts, trading, profit and loss and balance sheet is to exhibit truly and fairly profitability and the financial position of the business. Okay, कि एक्चुअल में कंपनी की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, क्या कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, उस चीज़ के बारे में बताना। ठीक है, वो आपका क्या होगा? एक एक्चुअल प्रिपरेशन फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट होगा। वो एक उसका जैसे क्या कह सकते हो वर्क है। ठीक है, कि कंपनी अगर अपने फाइनल अकाउंट बना रही है तो एक्चुअल में ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगी, अदरवाइज दे हैव टू सफ़र फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और एक्शंस टेकन बाय लॉ एंड ऑर्डर, राइट? So the basic principle in regard to accumulation of accounting period data are a distinction should be made between capital and revenue receipts and payment, कि जब आप अपना अकाउंट्स बना रहे हो तो प्रॉपर आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। आप फाइनल अकाउंट बनाने लग गए, ठीक है, आपको कैपिटल रेसिप्ट के बारे में नहीं पता है कैपिटल रेसिप्ट क्या है, आपको रेवेन्यू रेसिप्ट के बारे में नहीं पता है क्या है, ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि कैपिटल रेसिप्ट्स आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू रेसिप्ट्स आर द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ों को आपको बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे जब आप बढ़ेगा तो आपको बड़े लेंदी क्वेश्चन मिलेंगे, बिकॉज दिस टॉपिक लीड्स 20 मार्क्स। आपको डायरेक्ट 12 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन 2 में। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है यू कैन पुट अप योर प्रॉब्लम इन कॉमेंट सेक्शन। इज इट क्लियर? Second point or second principle which you have to keep in mind while preparing final account is that income and expenses related to a period of account should be separated from those of another period। मतलब अगर आप 2020 का अकाउंट फाइनल बना रहे हैं तो उसमें ओनली 20 की ही ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, दे शुड नॉट एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू 2019। ठीक है, कि जो पीछे का इन्फॉर्मेशन है, पीछे का डेटा है, उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई क्लियर?
थर्ड प्रिंसिपल आपका क्या कहता है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी अकोमोडेटेड अंडर सिग्निफिकेंट हेडिंग। मतलब आपने की कोई भी इनकम हुई है या कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसका पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो भी है, ठीक है, अगर आप टूर्नामेंट फंड कर रहे हो, टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर है तो वो टूर्नामेंट फंड में ही जाएगा, स्पोर्ट्स फंड है तो स्पोर्ट का एक्सपेंडिचर स्पोर्ट्स में ही जाएगा। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, all material information to be disclosed of, and next record only current period transaction। जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, जैसे 19 का बना रहे हैं तो 19 की करंट ईयर की ट्रांसेक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है, राइट। ओनली ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट शुड बी गिवन इफेक्ट। जो आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है, राइट, इट शुड बी सीन दैट ओनली द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विच वर इंक्लूडेड बिफोर द क्लोज ऑफ पीरियड ऑफ अकाउंट हैज़ बीन एडजस्टेड इन द अकाउंट फॉर द ईयर। ओके, जैसे हमने एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि अ सेल ऑफ गुड्स इज टू बी टेकन प्लेस ओनली आफ्टर द गुड्स हैव बीन इंस्पेक्टेड बाय द परचेसर एंड इंस्पेक्शन हैड नॉट बीन मेड बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर। कि साल से पहले ही आप किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज नहीं कर सकते हो कि कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं, आप उसका रिकॉर्ड बनाए नहीं। जब तक कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती है यू कैन नॉट प्रिपेयर रिकॉर्ड। ओके, नाउ व्हाट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन दीज टू अकाउंट्स। लाइक सैलरीज की बात करते हैं, अगर दो अकाउंट्स हैं उनका आपस में इंटर रिलेशन क्या होगा। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें दो अकाउंट आ जाएंगे। एक मान लीजिए आ गया आपका सैलरी, तो सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होती है, ऑलरेडी क्लियर है, और उसके साथ में आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आ गई। इफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू टू स्टेटमेंट्स आर कमिंग देन व्हाट यू हैव टू डू। आप क्या करेंगे, अगर टू स्टेटमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बेटा आती हैं, इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रांसफर देम इनटू फर्स्ट लेजर, जहाँ पे भी उसका इफेक्ट जा रहा है। अब ये ऐसे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें टू साइडेड इफेक्ट आता है, मैं आपको बता देता हूँ लिख के। आउटस्टैंडिंग सैलरी या कोई भी एक्सपेंस होगा, दीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अफेक्ट टू लेजर्स। जो भी एडवांस होंगी, एडवांस भी टू फाइनल अकाउंट्स को अफेक्ट करेंगी। ओके, ठीक है, एडवांस चाहे अपने एक्सपेंस पे करा हो आप ही की या इनकम हो, राइट। अगर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग आपकी करंट एक्सपेंस में ऐड हो जाएगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगी। एडवांस पेड है तो आपका एक्चुअल इनकम के टाइम पे माइनस हो जाएगा एक्सपेंस के टाइम पे, और अगर लेट है तो आपका ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। इनकम एडवांस है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और जब एक्चुअल इनकम आप रिसीव करेंगे तो माइनस हो जाएगी। ओके, सो ये दो चीज़ों के अकाउंट हैं जो आपके फाइनल अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है सैलरी आउटस्टैंडिंग दैट ऑल शुड बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेटर दीज आर शोन इन बैलेंस शीट। ओके, इज इट क्लियर। आगे आते हैं, और दूसरा जो टू अकाउंट को अफेक्ट करने वाला ट्रांजैक्शन है वो मैंने आपको एडवांस का तो बता ही दिया था। एडवांस के बाद एक और आता है आपका डेप्रिशिएशन का। क्या आता है, डेप्रिशिएशन। ओके, इफ एनी एसेट वी आर यूजिंग रेगुलरली तो माइट बी वैल्यू ऑफ दैट एसेट्स विल रिड्यूस, डेफिनेटली रिड्यूस होगी। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटस बनेगा आपका, बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट से डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे तभी तो एक्चुअल वैल्यू असेट्स की आ पाएगी आपके पास, तो ये आ गई। ओके, बट वॉट एवर वैल्यू ऑफ असेट्स इज डिक्लाइनिंग, जो असेट्स की वैल्यू कम हो रही है वो आपका क्या है, एक्सपेंस हो गया ना। तो एक्सपेंसेस हमें कहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑल एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहाँ पे हमने ये रिकॉर्ड कर दिए हैं। इज इट क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। Any problem till here? No problem. Okay, so now here is matching principle. What? Matching principle. Revenue should be properly matched. This means the following. इसका मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, कि जो भी एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड करे हैं किसके लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो उनको प्रॉपरली मैच होना पड़ेगा। इफ़ यू हैव नॉट स्पेंडेड एनी प्लान्ड एक्सपेंसेस टू अर्न रेवेन्यू, यू विल नॉट बी एबल टू अर्न
revenue. Okay, so if certain revenue and income is earned in the trading profit and loss account, all expenses related to it, whether or not payment has actually made, should be debited to the ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, कोई भी सर्टेन एक्सपेंस आपकी हुई है वो किस में जाएगी, रेवेन्यू से रिलेटेड है या इनकम से रिलेटेड है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू ट्रेडिंग एंड profit and loss account. Okay, this is why at the end of the year any entry is passed to bring into account the outstanding expenses. This is also reason why opening inventory of goods is debited to the trading, since relevant sale is credited in the same account. Okay, if some expenses has been included but against it sale will take place, मतलब कुछ expenses included हैं बट उनके लिए सेल फिर से नेक्स्ट ईयर में प्लेस होगी और इनकम भी नेक्स्ट ईयर में रिप्लेस होगी, तो दे विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर, तो द एक्सपेंसेस शुड नॉट डेबिटेड टू करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस. मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन जो पिछले साल से रिलेटेड थी उनको हम करंट ईयर में रिकॉर्ड कर देंगे, और जो फ्यूचर में होने वाली ट्रांजेक्शन है, सो दैट ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड इन दिस ईयर, दिस विल मूव टू forward in the next current year. Okay, and as well as they will be carried to as an asset shown in the balance sheet. Okay, उनको आप प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं दिखाओगे, एडवांस जो भी होंगे आप डिडक्ट कर देंगे एक्सपेंसेस को, बट दिट विल शोन इन बैलेंस शीट. सो इट विल डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस ओनली व्हेन रिलीवेंट इनकम विल बी क्रेडिटेड. ठीक है, जब पर्टिकुलर इनकम आपकी क्रेडिट हो गई है ओनली तभी आपकी वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी. ठीक है, इज इट क्लियर. आगे क्या आ रहा है, एक एक्सेप्शंस ले रहा है. देयर appears to be one exception to the rule, only such cost has been yielded or expected in yield revenue should only be debited to profit and loss. Like if a fine has occurred and has damaged the firm's property, the loss must be debited to profit and loss to extent it is not covered by insurance. मान लीजिए उस कंडीशन में एक अनसर्टेनिटी हो गई, ठीक है, कंपनी में आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, लॉस हो गया सफ़र, ठीक, कंपनी को. अब वो लॉस के लिए तो हमने कोई प्लान नहीं बनाया था, रैंडमली एक्सपेंस हो गया है, तो ये आप नहीं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र उसको नहीं करेंगे, यू हैव टू ट्रांसफर इट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस टू असर्टेन योर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. तो दिस वाज द थ्योरी. नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट. बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअल में है क्या. ठीक है, हमें बात इसी के बारे में बेसिकली करनी थी. ठीक है, कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है. जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा एट द एंड ऑफ ईयर हम क्या करेंगे, नेसेसरी 3 अकाउंट्स बनाने हैं हमें, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन आफ्टर दैट बैलेंस शीट. ओके, सो फॉर दिस पर्पज फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज नेसेसरी टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. मतलब कंपनी की बैलेंस शीट आप तैयार करना चाह रहे हैं. बैलेंस शीट तैयार करने के लिए आपके पास पहले तो सबसे ग्रॉस प्रॉफिट हो. ग्रॉस प्रॉफिट से आपके पास क्या पाएगा, आपके पास अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा देन यू कैन नॉट मूव टू नेट प्रॉफिट. ठीक है, जब आपके पास नेट प्रॉफिट नहीं होगा आप बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे, यू कैन नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, राइट. सो 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, तीनों एक दूसरे से लिंक हैं. जीपी किससे आएगा, एनपी से आएगा, एनपी से क्या बनेगी, बैलेंस शीट. ठीक है, तो जीपी के लिए हमें बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड एनपी के लिए बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो चलिए चलते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पे. व्हाट इज़ द फॉर्मेट. सो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगी, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस शुड बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, जैसे कुछ लिमिटेड ही आइटम्स हैं जो डायरेक्ट होते हैं. ओपनिंग स्टॉक है, आपने 11th में भी पढ़ा है. परचेसेस हैं, परचेस से परचेस रिटर्न आपको डिडक्ट करना है. ठीक है, फ्रेट एंड कैरेज है, आपको ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसमें ट्रांसफ़र करना है डेबिट साइड में. एंड इन द क्रेडिट साइड ओनली यू हैव टू ट्रांसफर 2 आइटम्स, दैट इज सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. अब यहाँ पे नेट परचेस आएगा, नेट सेल्स आएगी. नेट के लिए यू हैव टू सब्ट्रैक्ट रिटर्न, सेल्स रिटर्न फ्रॉम सेल्स एंड परचेस रिटर्न फ्रॉम परचेसेस. इज इट क्लियर. एंड फ्यू मोर आइटम्स आर हेयर जो आपके डायरेक्ट डेबिट साइड में आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के. वो क्या हो गया, दैट इज कस्टम एंड इंश्योरेंस. ओके, वेजेस, गैस, वाटर एंड फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन अगर आपने पे करी है तो ये. ठीक है, सो ओवरऑल जब आप ये सारे आइटम ट्रांसफ़र कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली क्रेडिट साइड विल बी ग्रेटर. ठीक है, अब आपका यहाँ मैं बता देता हूँ.
कि क्रेडिट साइड आपकी क्या होगी, क्रेडिट विल बी मोर, ठीक है। जब मोर होगी देन यू विल गेट व्हाट, इससे आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट, आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। इज इट क्लियर। और फिर जब ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा उससे आपको बाद में क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जाने से पहले हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल की बात कर देते हैं। एग्जाम्पल से पहले आपको ये बता दूं कि अब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, आपको एक ही चीज़ मिलेगी, या तो आप प्रॉफिट ले लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर ग्रॉस लॉस। वेन एवर योर डायरेक्ट रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस देयर विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाती हैं, डायरेक्ट रेवेन्यू मीन्स जो भी मनी आपने सेल से कलेक्ट किया है वो कम हो जाता है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस लॉस मिल जाएगा। इज इट क्लियर। नाउ आई हैव वन एग्जाम्पल। इन द अबव एग्जाम्पल नेट सेल्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सेल्स रिटर्न इज 2 लाख, ठीक है। द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 55,000, 2 लाख माइनस 145। तो दिस प्रॉफिट कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट सिंस इट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैव बी डिडक्टेड टू नो नेट प्रॉफिट, ठीक है। जैसे ये देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है सेल्स कितनी, 2 लाख, ठीक है। चलिए अब आपको पहले मैं एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ कहाँ पे दिया गया है। दिस इज गिवन हियर। Okay, suppose in the first year net purchases by the firm were 1 lakh and expenses incurred on this, ये देखिए 1 लाख का माल खरीदा गया है, 15,000 रुपये उसके ऊपर लागत लग गई, ठीक है। तो एंड वर नॉट सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इट विल देन बी 85,000। साल में नहीं बेचे गए पर जब इनको सेल किया गया तो इनकी वैल्यू कितने में गई, 85,000। ओके, आगे क्या कह रहा है, इफ द नेक्स्ट ईयर परचेसेस विल बी 150, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 145, क्लोजिंग स्टॉक विल बी 20,000। ओके, सो हम लोगों को किस तरह से लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू कैलकुलेट द अनसोल्ड स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये कह रहा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी देन 85,000, मतलब 1,15,000 का जब आपने पहले सामान खरीदा था, कितने का, 1,15,000 का, इसमें से 85 का आपका सेल हो गया, कितना बचा पीछे, 30,000। ओके, एंड परचेसेस वर 150 की आपकी परचेसेस हो गई, एंड 15 आप ऐड कर देंगे 160 हो जाएगा, 165। ओके, एंड एट द करंट ईयर वी हैव परचेस्ड गुड्स फॉर 1,45,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हो गई, 1,45,000। सो एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000, राइट। सो हेयर दिस वे वी हैव टू ट्रांसफर ऑल दीज आइटम्स। आपके पास सेल कितनी बन गई थी, 2 लाख की, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया आपका 15,000, परचेस अकाउंट कितना हो गया 150, ओके, एंड क्लोजिंग स्टॉक वाज 20,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना था 20,000। हमने सम अप किया, दिस वाज 2,20,000, फ्रॉम दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑल दीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो हियर आई हैव गॉट इट ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 22,000, सॉरी 55,000। हाउ मच, it is 55,000. Now what are the things that you have to keep in your mind? First thing is that the opening inventory and purchases always written on debit side. कहाँ पे लिखे जाएंगे, डेबिट साइड में, किसके, ट्रेडिंग अकाउंट के। एंड सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, ठीक है, किसके, ट्रेडिंग अकाउंट के। उसके बाद में आगे क्या कह रहा है, इफ़ देयर आर एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस आती है आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अगर याद नहीं रख सकते हैं तो इतने पैरे का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस आएगी दैट विल बी ऑल्सो ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट, ओके। अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगी दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डेबिट साइड। इफ़ द बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर, अगर क्रेडिट साइड का वैल्यू ज़्यादा आता है देन फर्म इज़ हैविंग ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट का ज़्यादा आ जाता है तो फर्म के पास क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस हो जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखने वाली है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है
तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड जाएगा बाई जीपी ब्रॉट डाउन, राइट। और अगर लॉस हुआ है तो आ जाएगा आपका टू ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। इज इट क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो गई? फॉर्मेट समझ में आ गया सभी को? आइटम्स जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन करे हैं ये सारे मैंने नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आपका जो पहला आइटम आएगा डेबिट साइड में वो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग इन्वेंट्री? जो भी आपके स्टॉक की वैल्यू प्रीवियस ईयर की बची हुई होगी, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड होती है। तो नेक्स्ट ईयर जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है, जो प्रीवियस ईयर का रिमेनिंग स्टॉक होगा दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री। वो क्या हो जाएगा बेटा? ओपनिंग इन्वेंट्री। अब परचेस एंड परचेसेस रिटर्न क्या होते हैं? जो भी माल एक साल में खरीदा गया उसमें से जो वापस कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल वी हैव परचेस गुड्स फॉर 3 लाख एंड वी हैव रिटर्न 10,000, तो हमारे पास नेट वैल्यू कितने की बची? 290 की। ओके, कितने की वैल्यू बचेगी? 2,90,000। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? अगर आपका परचेस रिटर्न हो रहा है तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी परचेसेस की वैल्यू बेटा कम हो रही है। तो क्रेडिट क्या होता है? व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, अब परचेस रिटर्न जब हम वापस कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेंस है, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर परचेस किया गया है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस हो जाएगा। ओके, carries or freight and inward, what are these are the items that should be also debited to trading account as it is incurred to bring the material from godown and make them available for use। carries का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चों को यही नहीं पता है। देखिए जैसे ये कार है, ठीक है, अब इस कार से ये शॉप है, इस शॉप तक हमें बिस्कुट का बंडल लेकर के आना है, तो इसको मान लो 2 रुपये का हमें रेंट देना पड़ेगा। कितने रुपीज़ का? 2 रुपीज़ का रेंट देना पड़ेगा। तो ये जो 2 रुपये हम लोग चार्ज दे रहे हैं दिस इज़ कैरीज और यू कैन से फ्रेट इनवर्ड। मतलब प्रोडक्ट्स को खरीदने पे, कर लाने में शॉप तक रिटेलर की, या फिर आप कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने में जो भी चार्जेस लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दैट आर कैरीज और फ्रेट इनवर्ड। इज इट क्लियर? सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वेजेस भी, वेजेस आर द डायरेक्ट पेमेंट्स दैट आर मेड बाय द फर्म्स टू पे the workers। okay, wages paid to workers like all the employees who are working in godowns to bring the commodities from one place to another, so to them we have to pay wages। sales return, sales return क्या होता है? जो भी हमने सेल किया है प्रोडक्ट उसमें से जो हमारा माल वापस आ जाएगा that will be sales return and it is credited to trading account। okay, and you know closing inventory, whatever remaining stock is left that will be transferred to closing inventory, so it is recorded in credit side। okay, and alternatively you can pass adjustment like closing inventory debit to purchase account। now one thing you have to keep in your mind regarding the closing stock, if closing stock appear in trial balance, अगर closing stock trial balance में appear है, okay, then it will not transfer to trading account, it is only and only shown in balance sheet। this is because it has already been adjusted to arrive COGS। ठीक है, क्यों? इसलिए कि वो जो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी आपका ट्रायल बैलेंस में दे दिया गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकालने के लिए वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। सो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर बेस्ड होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।